प्यारे बच्चे नमस्कार। NCERT क्लास 12 फिजिक्स में मैं आपका स्वागत करता हूं नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है वॉन डी ग्राफ जनित्र का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। अर्थात हमें वॉन डी ग्राफ जनित्र को नीचे लिखे बिंदुओं के आधार पर समझाना। तो देखिए बिंदु ही सबसे पहला नामांकित चित्र, दूसरा है सिद्धांत, तीसरा है रचना या बनावट, चौथा है कार्यविधि, पांचवा है उपयोग तथा छठा है उसके दोष। या ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि वॉन डी ग्राफ जनित्र, जिसको अपन जनरेटर कहते हैं, का वर्णन कीजिए तथा इसके गुण व दोष बताइए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर बार एग्ज़ाम में ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। और टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो इस टॉपिक का पहला पॉइंट है नामांकित रेखाचित्र। तो नामांकित रेखाचित्र आपके सामने प्रेजेंट है। इस चित्र के अंदर हम समझेंगे कि इस चित्र में क्या क्या दिया है और किस प्रकार हम इसका उपयोग करेंगे, और इस वॉन डी ग्राफ जनित्र की कार्यविधि क्या है। तो देखिएगा इस चित्र में ये धातु का एक खोखला गोला है जिसको हमने एस नाम दिया। तो ये एस जो है धातु का एक खोखला गोला है, और ये धातु का खोखला गोला पी दो विद्युत रोधी स्तंभों के ऊपर टिका हुआ है। तो हमने देखा कि ये धातु का जो खोखला गोला एस है ये पी दो विद्युत रोधी स्तंभों के ऊपर टिका हुआ है। P1 और P2 ये दोनों दो घिरनी है, ठीक है। P1 और P2 दो घिरनियाँ हैं, और इन दोनों घिरनियों के ऊपर से रबर का ये बेल्ट गुजरता है, ठीक है। P1 और P2 दो घिरनियाँ हैं और दोनों घिरनियों के ऊपर से रबर का ये बेल्ट गुजरता है। घिरनी P1 को एक मशीन के द्वारा घुमाया जाता है, जिससे बेल्ट ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर घूमता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें C1 और C2 दो कंघियाँ है। C1 को हम फुहार कंघी कहते हैं तथा C2 को हम संग्राहक कंघी कहते हैं। फुहार कंघी C1 को एक बैटरी की सहायता से जोड़ दिया जाता है तथा संग्राहक कंघी C2 को खोखला गोला S जो धातु का बना होता है इससे जोड़ दिया जाता है संग्राहक कंघी C2 को। D एक विसर्जन नलिका है, ठीक है। यहाँ पर D एक विसर्जन नलिका है तथा इस पूरे जनित्र को एक लोहे के टैंक में बंद कर देते हैं। क्या करते हैं हम कि जो हमारा जो जनित्र है वॉन डी ग्राफ जनित्र जिसका नाम है, इस पूरे जनित्र को हम एक लोहे के टैंक से बंद कर देते हैं तथा लोहे के टैंक को दोनों तरफ से पृथ्वीकृत कर देते हैं। देखिए हमने यहाँ पर इसको इधर से पृथ्वीकृत कर दिया और इसको यहाँ से इसको पृथ्वीकृत कर दिया लोहे के टैंक को। तो हमने चित्र में देखा कि ऐसे खोखला गोला होता है जो P और P विद्युत रोधी स्तंभों पर टिका हुआ रहता है। P1 और P2 दो घिरनियाँ होती है। P1 को और दोनों घिरनियों के ऊपर रबर का बेल्ट घुमाया जाता है या रबर का बेल्ट गुजरता है। C1 फुहार कंघी है जिसको हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया गया है तथा C2 एक संग्राह कंघी है जिसको हमने इस खोखला गोला S से जोड़ दिया है। D एक विसर्जन नलिका होती है। तो ये था वॉन डी ग्राफ जनित्र का नामांकित रेखाचित्र। अब हम पढ़ेंगे सिद्धांत, फिर संरचना, फिर इसी वॉन डी ग्राफ जनित्र की कार्यविधि, फिर इसके उपयोग और इसके दोष। तो अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, सिद्धांत के ऊपर। तो हमने लिखा है सिद्धांत में
कि वान डी ग्राफ जनित्र की कार्यविधि नुकीले भागों की क्रिया पर आधारित है। यदि किसी धन आवेशित चालक का कोई सिरा नुकीला है तो नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है। अतः चालक के नुकीले सिरों के पास विद्युत क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक तीव्र होता है। तो हमने देखा कि जो वान डी ग्राफ जनित्र की जो कार्यविधि होती है वो नुकीले भाग क्रिया पर आधारित होती है। अर्थात मान लेते हैं कि हमारे पास एक पेन है और ये मान लेते हैं कि एक धातु का बना हुआ है। अब हम देखते हैं कि पेन का जो आगे का हिस्सा है, आगे का जो सिरा है, एक नुकीला सिरा है और हम जानते हैं कि जहाँ पर नुकीला सिरा होता है वहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है। तो ठीक है, मान लेते हैं कि पेन एक धातु का कोई भी चालक है और इस धातु के चालक के जो ये वाला सिरा है ये एक नुकीला सिरा है और इस नुकीले सिरे के कारण यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है और हम जानते हैं जहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी तीव्र होती है अपेक्षाकृत अन्य क्षेत्र के। तो ये था हमारा सिद्धांत। अब हम आते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर, अर्थात थर्ड पॉइंट। और हमारा थर्ड पॉइंट है संरचना या बनावट, यानी कि जो वान डी ग्राफ जनित्र है उसकी संरचना या बनावट किस प्रकार होती है। तो ये चित्र में हमारे पास जो दिखाया गया आपको, ये वान डी ग्राफ जनित्र का चित्र है। अब इसकी बनावट किस प्रकार होती है, संरचना कैसी होती है, हम देखते हैं। तो हमने लिखा है चित्र अनुसार इसमें धातु का एक खोखला गोला एस होता है जो पी विद्युत रोधी स्तंभों पर टिका रहता है। तो देखिए यहाँ पर एस जो है एक धातु का एक खोखला गोला है, ठीक है, और एक धातु का जो खोखला गोला ये पी और पी, देखिए ये पी और ये पी दो विद्युत रोधी स्तंभों के ऊपर टिका हुआ है। आगे हमने लिखा है तथा P1 व P2 दो घिरनियाँ होती हैं जिनमें से रबर से बना बेल्ट गुजरता है। तो देखिए चित्र में ये P1 और P2 ये दोनों क्या है, घिरनियाँ हैं और इन घिरनियों के ऊपर से ये रबर से बना बेल्ट गुजरता है। ठीक है, P1 और P2 दो घिरनियाँ हैं और इन दोनों घिरनियों के ऊपर से रबर से बना बेल्ट गुजरता है। आगे लिखा है घिरनी P1 को एक अन्य मशीन से घुमाया जाता है जिससे बेल्ट ऊपर की दिशा में घूमने लगता है। तो देखिएगा चित्र में कि ये घिरनी जो P1 है, इस घिरनी P1 को एक मशीन की सहायता से घुमाया जाता है जिससे ये बेल्ट जो है रबर का ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ से घूमता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ या ऊपर की ओर घूमता है। आगे लिखा है C1 व C2 धातु की दो कंघियाँ होती है। C1 को फुहार कंघी तथा C2 को संग्राहक कंघी कहते हैं। तो देखिएगा चित्र में ये C1 और C2 धातु की दो कंघियाँ है। C1 को हम फुहार कंघी कहते हैं तथा C2 को हमने नाम दिया है संग्राहक कंघी। आगे लिखा है कि कंघी C1 को एक बैटरी के द्वारा जोड़ दिया जाता है। कंघी C2 को गोला S से जोड़ दिया जाता है। तो देखिएगा चित्र में कि कंघी C1 को हमने एक ये बैटरी की सहायता से, प्लस माइनस जो चिन्ह है बैटरी के, कंघी C1 जो फुहार कंघी इसको हमने बैटरी की सहायता से जोड़ दिया तथा कंघी C2 को हमने गोला S से, जो खोखला गोला S है, इससे हमने इसको कनेक्ट यानी कि जोड़ दिया है। आगे हमने लिखा है कि D एक विसर्जन नलिका होती है। जनित्र को एक लोहे के टैंक से बंद कर देते हैं तथा टैंक को पृथ्वीकृत कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर चित्र के अंदर कि जो D जो है ये एक विसर्जन नलिका है। ठीक है, D एक विसर्जन नलिका है और इस पूरे जनित्र को एक लोहे की टैंक से हम बंद कर देते हैं। यानी कि हमने जो जनित्र जो दिख रहा है आपको, ये बाहरी जो आवरण है लोहे का एक टैंक है और फाइनली हम इस टैंक को हम दोनों तरफ से पृथ्वीकृत कर देते हैं। देखिए हमने इस साइड भी इस टैंक को पृथ्वीकृत किया है और इस साइड भी हमने इस टैंक को पृथ्वीकृत किया है।
तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट, संरचना या बनावट, जो आपने अभी देखा है। अब आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की ओर, कार्य विधि। तो अब हम बात करेंगे कि जो हमारा वान डी ग्राफ जनित्र है या जनरेटर है, उसकी कार्य विधि यानी वो किस प्रकार कार्य करता है, अब हम पढ़ेंगे इसकी कार्य विधि। तो हमने इसमें लिखा है कि कंघी सीवन के नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है, जिससे विद्युत पवन चलने लगती है। तो चित्र में देखिएगा कि ये जो है यहाँ पर कंघी सीवन है, जिसको हमने फुहार कंघी नाम दिया था। अब कंघी सीवन का ये वाला जो भाग है नुकीला सिरा है, और हमने जस्ट अभी देखा था कि जहाँ पर नुकीला सिरा होता है वहाँ पर पृष्ठ घनत्व अधिक होता है, और जहाँ पर पृष्ठ घनत्व अधिक होता है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होती है, और जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी तो विद्युत पवनें भी चलने लगती है। तो हमने ये लिखा है कि कंघी सीवन के नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है, जिससे विद्युत पवन चलने लगती है। आगे लिखा है धन आवेश युक्त इस विद्युत पवन के कारण बेल्ट का सामने वाला भाग धनावेशित हो जाता है। अब जो विद्युत पवनें चलती है वो धन आवेशित होती है। तो देखिए यहाँ पर जो विद्युत इस नुकीले भाग के कारण जो विद्युत पवनें चलेगी, यहाँ पर धन आवेशित होगी, और धन आवेशित इस बेल्ट के समान ऊपर की ओर चलने लगता है। यह हम ऐसे भी कह सकते हैं कि धन आवेशित युक्त विद्युत पवनें होने के कारण बेल्ट का जो सामने वाला भाग है ये धन आवेशित हो जाता है। ये जो बेल्ट का जो सामने वाला भाग है जो प्लस प्लस धन आवेशित हो रहा है, ये धन आवेशित विद्युत पवन के कारण हो रहा है, जो इस फुहार कंघी सीवन के नुकीली भाग से विद्युत पवनें चलती है धन आवेशित। आगे हमने लिखा है कि धन आवेशित बेल्ट का यह भाग ऊपर की ओर चलने लगता है जब यह भाग कंघी सीटू के सामने पहुंचता है। तो देखिएगा चित्र में कि जो धन आवेशित भाग जो बेल्ट है ये ऊपर की ओर चलने लगता है, और चलते चलते बेल्ट जब संग्राहक कंघी सीटू के पास पहुंचता है तब क्या होता है देखिए। तो कंघी के सिरों पर ऋणावेश तथा गोले के बाह्य पृष्ठ पर धन आवेश प्रेरित हो जाता है। तो देखिए जब धन आवेशित बेल्ट ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर की ओर जाता है, जब ये कंघी सीटू के पास पहुंचता है तब कंघी सीटू पर ऋणावेश तथा ये जो धन आवेश है ये खोखला गोला एस के बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। ठीक है, क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि जब ये धन आवेश बेल्ट संग्राहक कंघी सीटू के पास पहुंचता है तो संग्राहक कंघी पर ऋणावेश तथा इस खोखला गोला एस के बाह्य पृष्ठ पर धन आवेश प्रेरित हो जाता है। इस समय कंघी सीटू में प्रेरित ऋण आवेश के कारण पूर्ण विद्युत पवन चलने लगती है, जो बेल्ट के धनावेश को समाप्त कर देती है। तो देखिएगा कि यहाँ पर संग्राहक कंघी सीटू पर ऋण आवेश प्रेरित होगा, तो इस ऋण आवेश प्रेरित के कारण यहाँ पर पूर्ण विद्युत पवनें चलने लगती है, और इसी ऋण आवेश के कारण बेल्ट के ऊपर से जो धन आवेश जो होता है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है, अर्थात बेल्ट के ऊपर जो धन आवेश है वो समाप्त कर देती है संग्राहक कंघी सीटू के ऋण आवेश के कारण। आगे हमने लिखा है इस प्रकार कंघी सीटू के ऊपर जाने वाला बेल्ट का भाग अनावेशित हो जाता है। तो देखिएगा जहाँ से बेल्ट ऊपर ऊर्ध्वाधर की ओर गुजरेगा, इस कंघी सीटू के कारण जो ऋणावेश प्रेरित होता है, तो बेल्ट घूम के यदि वापस इधर आएगा तो यहाँ से इसका बेल्ट के ऊपर जो धन आवेश है वो समाप्त हो जाता है, तथा यहाँ पर यह बेल्ट है अनावेशित हो जाता है। देखिए इधर धन आवेश है, संग्राहक कंघी सीटू के कारण जो ऋणावेश प्रेरित करती है यहाँ से धन आवेश समाप्त हो जाता है, और बेल्ट का ये भाग जो बन वापिस अनावेशित बन जाता है। लेकिन पुनः यहाँ से फिर जो गुजरेगा फुहार कंघी सीवन के कारण जो पर ये नुकीले भाग है यहाँ से पुनः विद्युत पवनें चलने लगती है, तो यहाँ से पुनः यह बेल्ट फिर से धन आवेशित हो जाएगा, और यहाँ आने के बाद वापस इसका जो धन आवेश है ये इस खोखला गोला एस के ऊपर फिर से आ जाएगा, तथा जितना भी यहाँ पर धन आवेश है इस संग्राहक कंघी सीटू के ऋणावेश के कारण धन आवेश इस खोखले गोले एस के ऊपर प्रेरित हो जाता है या इस सतह पर आ जाता है, और इसी संग्राहक कंघी सीटू के कारण
यहाँ से जो ऋण आवेश प्रेरित होता है, यहाँ से ये वाला भाग जो है, जो बेल्ट जो है दूसरा भाग, ये अनावेशित हो जाता है और यही प्रक्रिया बार बार दोहराती रहती है। और दोहराने के बाद इस खोखला गोला एस के ऊपर जो धन आवेश है वो इकट्ठा होता रहता है। तो हमने आगे लिखा है, यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है जिससे खोखला गोला एस अधिक से अधिक आवेश प्राप्त करता जाता है। तो हमने जस्ट अभी बताया था कि जो खोखला गोला एस है इसके ऊपर अधिक से अधिक आवेश जमा हो जाता है, यानी बहुत अधिक मात्रा में आवेश इकट्ठा हो जाता है। ये जो है संग्राहकंगी C2 के कारण, और यहाँ से जो फुहार कंगी C1 से जो नुकीले सिरे होते हैं यहाँ से विद्युत पवनें चलती है। इस बेल्ट से होते हुए ये विद्युत पवनें या धन आवेश ऊपर जाता है और इस संग्राहकंगी के ऋणावेश के कारण यहाँ पर जितना भी धन आवेश है इस खोखला गोला एस के ऊपर इकट्ठा होता रहता है और खोखला गोला एस के ऊपर अधिक आवेश जमा हो जाता है, या ये खोखला गोला एस जो है अधिक से अधिक आवेश प्राप्त कर लेता है। आगे लिखा है, फलस्वरूप उसका विभव 10 लाख वोल्ट तक या उससे अधिक हो जाता है। अर्थात हमने अभी चित्र में देखा था कि जो खोखले गोले एस के ऊपर आवेश जो है वो जमा हो जाता है, तो फलस्वरूप इस खोखले गोले एस के ऊपर 10 लाख वोल्ट या 10 लाख वोल्ट से भी अधिक आवेश प्रेरित हो जाता है या अधिक बढ़ जाता है। तो ये हमने देखा था कि वान डी ग्राफ जनित्र की कार्यविधि की वान डी ग्राफ जनित्र किस प्रकार कार्य करता है और उस पर कितना विभव इस खोखले गोले एस के ऊपर बढ़ जाता है। अब आते हैं हमारा टॉपिक के अगला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, और फिफ्थ पॉइंट है हमारा उपयोग, यानी कि वान डी ग्राफ का उपयोग हम कहाँ का और कैसे कैसे करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए। तो पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि वान डी ग्राफ का जनित्र उपयोग हम ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक मात्रा में विभवांतर उत्पन्न करने के लिए वान डी ग्राफ जनित्र का उपयोग करते हैं। नंबर 2 है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा कण आदि को त्वरित करके नाभिकीय विखंडन में, यानी कि हम इसकी सहायता से वान डी ग्राफ जनित्र की सहायता से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा कण आदि को त्वरित करके नाभिकीय विखंडन में। और थर्ड पॉइंट है हमारा नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन में, यानी कि नाभिक की जो भौतिक होती है एक शाखा होती है उसके भी अध्ययन में हम वान डी ग्राफ जनित्र का उपयोग करते हैं। तो यह था हमारा फिफ्थ पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं अगला पॉइंट, सिक्स पॉइंट, और ये दोष, यानी कि वान डी ग्राफ के दोष क्या क्या हैं। तो देखिए इसमें पहला है बड़ा आकार होने के कारण यह असुविधाजनक होता है। तो देखिए वान डी ग्राफ जनित्र से इसका आकार बहुत अधिक बड़ा होता है, इसलिए इसका उपयोग करने के लिए असुविधाजनक होता है। और सेकंड पॉइंट है उच्च विभव के कारण यह खतरनाक होता है। देखिए इसका विभव जब बहुत अधिक होता है, अभी हमने पढ़ा कि इसका विभव 10 लाख या 10 लाख वोल्ट से भी अधिक विभव होता है, और इतना अधिक विभव होने के कारण यह बहुत ही खतरनाक होता है। तो ये हमने आज पूरा ही वान डी ग्राफ जनित्र का सचित्र वर्णन किया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे अच्छे से रीड करिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर साल हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जय हिंद, जय भारत।